हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी जो कि वेव के हैं, वेव के 11 क्वेश्चंस किए हैं। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द 11 डू ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग ऑक्सिलेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी फेज और एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन। यहां पे ये एक्सप्लेन करना है कि क्या उस वेव के जिसका इक्वेशन 11 में दिया हुआ है उसमें सारे के सारे पॉइंट्स का फेज एम्पलीट्यूड और क्या है। तो पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, दैट इज yxt। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें वैल्यू दी हुई है इसकी 0.06 sin 2 पाई x/3 cos 120 पाई t। ये वेव का फंक्शन दिया हुआ है जो कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। यह एक स्टेशनरी वेव है। इसमें यह बताना है कि एम्पलीट्यूड फेज फ्रीक्वेंसी में कौन सी चीज से। तो चूंकि ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव में हम लोगों को इस तरीके के ऑक्सीलेशंस मिले थे। सारे के सारे पॉइंट्स अपनी जगह पे अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे थे। अपनी जगह पे अगर यहां वाला पॉइंट है तो ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन। तो सारे के सारे पॉइंट्स जिस फेज में है उसी फेज में वाइब्रेट करेंगे, मतलब फेज चेंज नहीं होगा। यहां पे स्टेशनरी वेव में फेज डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट ऊपर उठ रहा है तो बगल वाला पॉइंट भी ऊपर उठेगा, और जब ये वाला पॉइंट नीचे आएगा तो उसकी बगल वाला पॉइंट भी नीचे आएगा। तो सबका फेज सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में वो 2 बार अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो क्या चीज डिफरेंट होगी? सब पॉइंट्स एम्पलीट्यूड डिफर करेंगे। यहां वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड a प्लस a 2a होगा, और यहां वाले पॉइंट जो कि नोड वाले पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो यहां पे सारे पॉइंट का केवल डिफरेंस यही है कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अब इसका अगला पार्ट क्या कहते हैं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट 0.375 मीटर्स अवे फ्रॉम द वन एंड। तो x की वैल्यू दी हुई है 0.375, मतलब इस पॉइंट से 0.375 मीटर अवे जो भी पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड हम लोगों का ये इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 0.06 sin 2 पाई। x की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं 0.375/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 0.06 sin 0.25 पाई, 0.25 पाई का मतलब हो गया π/4, और π/4 की वैल्यू हम लोगों के पास होती है ये है इतना, और π/4 की वैल्यू मतलब sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो 0.042 मीटर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वन एंड जिसकी पोजीशन है 0.375 उसका एम्पलीट्यूड ना होगा। अब 15.3 में कुछ वेव के इक्वेशंस दिए हुए हैं, बेसिकली कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसमें हमें ये पता करना है कि यह वेव स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव है, या यह वेव का इक्वेशन है ही नहीं, या वेव का फंक्शन है ही नहीं। तो इसमें पहला a दिया हुआ y = 2 cos 3x sin 10t। आप सब लोगों के पास बुक है इसलिए दोबारा हम नहीं राइट कर रहे हैं। यह फंक्शन है टाइम और डिस्टेंस का, टाइम और डिस्टेंस दोनों सेपरेटेड है, एक साथ नहीं है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। तो पहला वाला तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का है b में अंडर रूट है, √x - vt। तो यह किसी भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, x और t की सिंगल पावर होती तो ये रिप्रेजेंट करता। थर्ड c में दोनों ही में 3 sin 5x - 0.5t है। दो अलग अलग टर्म दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग टर्म में एक साइन है, एक कॉस है। साइन में भी x और t है और कॉस वाले में भी x और t है। इसका मतलब यह दो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों वेव्स कैसी हैं? दोनों की दोनों वेव्स प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि इंडिविजुअली x और t दोनों वेव में है। तो यहां पे दोनों वेव में प्रोग्रेसिव नेचर है। डी
डी वाले में दो टर्म दिए हुए हैं, दोनों ही टर्म कॉस और साइन में है, और दोनों में ही कॉस और साइन में एक्स और टी सेपरेटली है। जहां पे एक्स और टी सेपरेट होगा वहां पे वह स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे दो टर्म दिए हुए हैं और दोनों ही टर्म स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली इस डी वाले पार्ट में देयर इज अ सुपरपोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेशनरी वेव। तो यह डी दो स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15.14 अब इसका हम लोग 15.14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। A wire stretched between two rigid supports vibrates in fundamental mode with a frequency R। एक वायर है जो कि दो एंड से रिजिड है एंड ये वाइब्रेट कर रही है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 45 हर्ट्ज। द मास ऑफ द वायर इज, मास दैट इज कैपिटल M दिया हुआ है हम लोग के पास 3.5 into 10 to the power minus 3 kg and its linear mass density is, linear mass density मतलब स्मॉल m दिया हुआ है, इस बात का ध्यान देना, ये एक्चुअल डेंसिटी नहीं है, ये दिया हुआ है 4.0 into 10 to the power minus 3 kg पर मीटर। सो बेसिकली ये मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इसलिए ये वाला कैपिटल M है और नीचे वाला मास पर यूनिट लेंथ है। पूछा जा रहा है ए पार्ट में है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें स्पीड और टेंशन पूछी जा रही है। तो स्पीड निकालने के लिए इस बात का ध्यान देंगे कि फंडामेंटल लोड है, फंडामेंटल लोड मतलब ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। सो टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहां पे भी नोड्स मिलेगा और यहां पे भी नोड मिलेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m दैट इज इक्वल टू कैपिटल M बाई L से हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m। कैपिटल M की वैल्यू है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और स्मॉल m की वैल्यू है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर मीटर। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/8, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है मीटर। तो लेंथ हम लोगों को मिल गई। अब लेंथ के बाद दिस लेंथ L विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2L इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को मिल जा रही है 2 इंटू 7/8। लैम्डा मिल गया है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो v इज इक्वल टू होता है L लैम्डा या F लैम्डा। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 14/8। इसको सॉल्व करके आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर अब टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछी जा रही है, तो टेंशन के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई n। इसको हम लोगों ने बहुत बार किया है। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग v स्क्वायर मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टेंशन। v की वैल्यू हम लोग को यहां से मिल गई, मास पर यूनिट लेंथ यहां पे मिला हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वैल्यू मिल जाएगी। सो बेसिकली v की वैल्यू है 45 इंटू 14/8 इसका होल स्क्वायर एंड मास पर यूनिट लेंथ हम लोग के पास है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दैट इज टेंशन। तो यहां पे इसकी टेंशन भी मिल गई, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड। एक ट्यूब है जो कि एक एंड से ओपन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको आप लोग को जानना भी चाहिए। विद ए मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड। इसमें 1 मीटर की एक ट्यूब है जिसमें कि नीचे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। यहां पे मूवेबल पिस्टन है जो कि एयर के कॉलम को घटा बढ़ा रहा है। जब हम लोग इस पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे, जब पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे तो एयर कॉलम की लेंथ बढ़ेगी, जब पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे तो एयर कॉलम की लेंथ घटेगी। कुल मिला के इस एयर कॉलम की लेंथ को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी सोर्स जो कि ट्यूनिंग फोर्क है और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 340।
यहां पे हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क को साउंडिंग कर रहे हैं विदाउट टचिंग। इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 340 हर्ट्ज। बेसिकली जब इस ट्यूनिंग फॉर्क से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी तो एयर कॉलम जिसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, से यह रेजोनेंस करेगा। और यू कैन से देयर विल बी द रेजोनेंस बिटवीन द एयर कॉलम ऑफ दिस ट्यूब एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क और एयर कॉलम के बीच जब रेजोनेंस होगा तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। वह दो अलग अलग लेंथ पे रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। देखते हैं लेंथ कितनी कितनी दी हुई है। यहां पे लेंथ L1 दी हुई है 25.5 सेंटीमीटर एंड L2 दिया हुआ है 79.3 सेंटीमीटर। तो अलग अलग दो लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा है। पूछा जा रहा है एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो जिस रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा है उसी पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वो भी तब जब लाप्लास के करेक्शन को हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द एज इफेक्ट्स में बी नेग्लेक्टेड। एज इफेक्ट था जब हम लोगों ने लाप्लास करेक्शन इन एंड देखा था, एंड लाप्लास करेक्शन देखा था, उसकी यहां पे जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को साउंड की वेलोसिटी या वैल्यू निकालनी है इन द एयर। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि जो भी क्लोज ट्यूब है उसमें ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं और इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है और इस लेंथ L1 पे हमें दैट इज 25.5 पे पहला रेजोनेंस मिल रहा है। तो जो भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी वह कुछ इस तरीके से होगी। पहली इस तरीके से हो रही है तो यहां पे हम लोग को मिल जा रहा है L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। क्यों लैम्डा बाई 4? क्योंकि यहां पे एक एंटी नोड प्रोड्यूस होगा और यहां पे एक नोड प्रोड्यूस होगा। या आप लोगों ने क्लोज ऑर्गन ट्यूब में पढ़ा हुआ है एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4। तो यहां से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं दैट इज 4L1 इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। अगला रेजोनेंस जो मिल रहा है वह थर्ड हार्मोनिक में मिल रहा है। थर्ड हार्मोनिक मतलब लगभग सेकेंड वाली लेंथ L2 L1 की 3 गुनी है। तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि केवल ऑड हार्मोनिक्स ही प्रोड्यूस होते हैं। क्लोज ऑर्गन ट्यूब में 1 के बाद 3, 5, 7 क्लोज ऑर्गन ट्यूब में केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इवन हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। और सेकेंड लेंथ इसकी लगभग 3 गुनी है। तो इस वाले केस में अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 मिल रही है तो इस वाले केस में हम लोग को मिलेगा 3N1 दैट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। तो अब यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल गई 4L1 तो लैम्डा 4L1 की यहां पे वैल्यू है 25.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लैम्डा मिल गया। लैम्डा के बाद हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी F है 340 हर्ट्ज। जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम की होगी। तो अब यहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा या n लैम्डा। यहां पे इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। f की वैल्यू है 340 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोगों के पास 102। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102, ये सब कुछ आ रहा है हम लोगों के पास सेंटीमीटर। तो जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 4, 6, 8, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड को जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो रफली लिख सकते हैं 346.8 मीटर पर सेकेंड। मन में क्वेश्चन आता होगा कि सेकेंड लेंथ का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड लेंथ का केवल यही यूज है कि यह पहले लेंथ के लगभग 3 गुनी है और वह हमें थर्ड हार्मोनिक प्रोवाइड कर रही है फर्स्ट ओवरटोन देने, केवल इतना ही यूज है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग को मिल गया। ऊपर से ये वेव नीचे आ रही है तो ये वेव नीचे से ऊपर जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। A steel rod 100 centimeter long is clamped at its middle
एक 100 सेंटीमीटर की वायर है जो कि क्लैम्प्ड है मिडिल में, बीचों बीच से उसको फिक्स कर दिया गया है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस ऑफ द रॉड इज गिवन बाय, इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो 2.53 किलोहर्ट्ज, किलो मींस 10 to the power 3 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी इतनी है, टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील? अब इसमें स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है। बेसिकली जहां पे क्लैम्प्ड है वहां पे नोट प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ओपन एंड है वहां पे एंटी नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में आपको बताया था तो बताया था कि दोनों ओपन एंड पर एंटी नोट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जहां पे हैंडल रहता है वहां पे नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस केस में दो एंटी नोड्स के बीच की लेंथ दैट इज 1 मीटर, L will be equal to lambda by 2. तो implies that 2L is equal to lambda, और यहाँ पे L की वैल्यू लेंथ ऑफ दिस है 1 मीटर, तो 2 into 1 is equal to lambda। यहाँ पे लैम्डा मिल गया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वेलोसिटी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी v is equal to f लैम्डा, यहाँ पे 2.53 into 10 to the power 3 and here is 2, मल्टीप्लाई करके आप लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस लेने के लिए पहले इसको इरेज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15.17 है, अ पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड, यह पाइप एक एंड से क्लोज्ड है। Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a frequency of 430 hertz source? तो given frequency है 430 hertz। इसमें यह पूछा जा रहा है कि यह किस फ्रीक्वेंसी को एक्साइट करके रेजोनेंटली वाइब्रेट कराएगी, या किस फ्रीक्वेंसी पर इसका असर पड़ेगा। तो यहां पे ट्यूब की लंबाई दे रखी है एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है, एंड यह फ्रीक्वेंसी किस मोड को एक्साइट कराएगी ये पता करना है क्लोज में, और फिर उसी के साथ ओपन में। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसको दोनों एंड से ओपन कर दिया जाए तो कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्साइट होगी बाय दिस फ्रीक्वेंसी 430 हर्ट्ज। तो एक चीज हम लोगों को पता है कि क्लोज ऑर्गन ट्यूब में केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 मीटर। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है N1 is equal to for closed tube V by 4L, ये हम लोगों ने पढ़ा है। या आप कह सकते हैं कि जब क्लोज ऑर्गन ट्यूब में इस तरीके की वेव प्रोड्यूस होगी जो यहां से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे है, ये ऊपर है, तो यहां पे एक नोड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों के बीच की लेंथ है हमारे पास लैम्डा बाई 4, एंड दिस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L। सो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू मिल गया 4L, लैम्डा इज इक्वल टू 4L है, एंड N इज इक्वल टू है V बाई लैम्डा। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम लोगों के पास मिली है 4L, तो डायरेक्ट यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। N1 मींस पहली फ्रीक्वेंसी, V दिया हुआ है 340 एंड 4 into 0.2, इसको सॉल्व करें तो हम लोगों को मिल जाएगा 0.8, जो कि यहां पे आ रहा है 425 हर्ट्ज। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है वह है 425 हर्ट्ज। जो पहली फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वह है 425 हर्ट्ज, जो कि वेरी मच क्लोज टू दिस 430। इसका मतलब ये 430 वाला फ्रीक्वेंसी इस 425 के ऊपर असर डालेगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो N2 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी सेकेंड वाली, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स V बाई 4L। हम लोगों ने क्लोज ऑर्गन ट्यूब में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मोड वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 into 420, जो कि है 1275। तो 1275 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी
पर 430 एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कोई असर नहीं डाल पाएगी। तो यहां पे किसके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, एक्साइट कर सकती है, वो है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इस मोड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर यह असर डाल सकती है। अब अगर दोनों तरफ से ओपन कर देते हैं, दोनों तरफ से ओपन करने का मतलब है कि ये इस तरीके के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे गया और ये ऐसे आया, तो यहां पे टोटल लेंथ L विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहां पे एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, यहां पे भी एंटी नोड और बीच में नोड। तो इस केस में हम लोगों को N1 फॉर ओपन मतलब जो दोनों तरफ से ओपन है, वहां पे हम लोग को मिल जाएगी V बाई 2L। तो V बाई 2L से अगर देखते हैं तो V की वैल्यू है 340 एंड 2L, L की वैल्यू है 0.2। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब है 850 हर्ट्ज हो जाएगी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन ट्यूब विल बी 850, जो कि बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू 430। सक्सेसफुली और ज्यादा होती चली जाएगी। इसका मतलब 430 अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कैन नॉट एक्साइट द ओपन ऑर्गन ट्यूब एनी फ्रीक्वेंसी। ओपन ऑर्गन ट्यूब की किसी भी फ्रीक्वेंसी को एक्साइट नहीं कर पाएगी, मतलब ओपन ऑर्गन ट्यूब में इस फ्रीक्वेंसी से कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितार स्ट्रिंग्स A and B, 2 सितार के स्ट्रिंग A and B having the note गा, सारे गा मा पा गा पा, are slightly out of tune and produces beats of frequency 6 hertz। मतलब एक हम लोगों के पास वायर है A, दूसरी वायर है B, और इन दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी का गैप दिया हुआ है, बीट्स दी हुई है 6 हर्ट्ज की इनिशियली। और क्या कहा जा रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग A is slightly reduced, इसकी टेंशन A की थोड़ी सी कम की जा रही है, then beats produced becomes 3। तो 6 से घटकर 3 हर्ट्ज हो जा रहे हैं। कब? जब हम टेंशन रिड्यूस कर रहे हैं, टेंशन रिड्यूस्ड ओवर A। A is 324 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ B? A की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज FA इज गिवन 324 हर्ट्ज। A की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 324 हर्ट्ज। तो B की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालनी है। यहां पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि NA इज इक्वल टू दिया हुआ है 324 हर्ट्ज। तो फर्स्ट केस में जब टेंशन नहीं बढ़ाई गई थी, देन पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ B दैट इज NB विल बी प्लस माइनस बीट्स। तो उस केस में 324 प्लस माइनस 6 हर्ट्ज। ये बीट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस केस में जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों को मिल रही है 318 हर्ट्ज, इधर 318, अब इसको फाइनल करते हैं, और 330 हर्ट्ज। जो बी है उसकी 318 हर्ट्ज हो सकती है या 330 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में 6 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अब टेंशन ओवर द ए रिड्यूस की जा रही है। टेंशन ओवर द ए जब रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि N दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या N इज इक्वल टू था V बाई लैम्डा, एंड V की वैल्यू है अंडर रूट T बाई M, और लैम्डा अपनी जगह पे है। तो अगर टेंशन को रिड्यूस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगी, बिकॉज N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। तो जब टेंशन हम कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। A की टेंशन कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो 324 से ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो थोड़ी सी अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास कम होकर हो जा रही है 320 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 320 हर्ट्ज कम होने के बाद। अब वह कह रहा है कि जो बीट्स है पहले से कम हो जा रहे हैं। तो अगर दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से देखते हैं, इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 330 एंड 320 गैप पहले से बढ़ गई,
बीट्स इंक्रीज हो जानी चाहिए थी, इसका मतलब 330 फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर इस ट्यूनिंग वायर की बी की फ्रीक्वेंसी 330 होती तो उस केस में इस पे वायर ए पर टेंशन कम कर देने से बीट्स कम होने चाहिए, पर बीट्स बढ़ जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीट्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 318 वाली फ्रीक्वेंसी होगी या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 318 और कम होने के बाद फ्रीक्वेंसी में गैप कम हो गया। 318 एंड 320 के बीच का गैप अब केवल 2 का रह गया है, मतलब बीट्स कम हो रहे हैं। तो टेंशन को घटाने पे अगर बीट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब लोअर वाली फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 318 हर्ट्ज है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को ट्यूनिंग फॉर्क का भी यूज करना है। ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्सिंग और फाइलिंग करके उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना और घटाना भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं। इसका ए पार्ट है, इन अ साउंड वेव अ डिस्प्लेसमेंट नोड इज अ प्रेशर एंटी नोड। मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है इस तरीके से, तो यहां पे वेव्स कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अप एंड डाउन कम है, तो डिस्प्लेसमेंट कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट कम है इसका मतलब वो नोड्स है, और प्रेशर ज्यादा है मतलब वो एंटी प्रेशर वाली पोजीशन है। तो इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि अगर यहां पे हम लोग ले लेते हैं तो यहां पे वेलोसिटी या यहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब एंटी नोड है। तो यहां पे प्रेशर नोड सबसे कम है। कम है मतलब एंटी नोड वाली पोजीशन पे प्रेशर सबसे कम, मतलब नोड वाला प्रेशर मिलेगा। सेकेंड पार्ट है बैग्स। सेकेंड है बैग्स चमगादड़ कैसे बिना आइस के किसी डिस्टेंस वगैरह को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली बैग चमगादड़ अपने माउथ से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और रिफ्लेक्टेड वेव को वह ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जाने वाली वेव और आने वाली वेव के टाइम के गैप के थ्रू किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। सी a violin node and sitar node may have the same frequency, yet we can distinguish between the two nodes. यहां पे सितार और वायलिन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, पर जो नोट्स या ओवरटोन्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो नोट्स और ओवरटोन्स के डिफरेंट होने के कारण वायलिन और सितार की नोट्स मतलब जो ओवरटोन्स या हार्मोनिक्स, सक्सेसिव हार्मोनिक्स प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट होंगे, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ साउंड दोनों की डिफरेंट होगी। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या दो ह्यूमन बीइंग की वॉइस में अगर डिफरेंस है, सो उसके डिफरेंस का मेन रीजन ये है कि जो ओवरटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सक्सेसिव हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट है। Two persons can have same fundamental frequency, but their overtones may be different. And overtones also depends upon the neck cavity, mouth cavity and nose cavity. तो कैविटीज की लेंथ अलग होने के कारण यहाँ पे जो भी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, ओवरटोन्स निकलेंगी, वो डिफरेंट होंगे। यही कारण है कि सितार और वायलिन की साउंड हमें अलग सुनाई देती है। सॉलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव। सॉलिड में दोनों तरीके की लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव प्रोड्यूस होती है, जबकि एयर के अंदर हम लोगों के पास केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है V √E/G। तो सॉलिड के केस में यंग्स मॉडुलस भी मिलेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी मिलेगी। मींस सॉलिड्स के पास यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कारण वेलोसिटी दो तरीके की मिलेगी, जबकि एयर के अंदर केवल एक ही तरीके की इलास्टिसिटी काम करती है, जो कि बल्क मॉडुलस है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें प्रोवाइड करती है। तो बेसिक रीजन क्या है इस क्वेश्चन का? इसमें सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जबकि एयर में केवल और केवल बल्क मॉडुलस है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द पल्स गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग प्रोपगेशन इन अ डिस्पर्सिव मीडियम।
जो भी पल्स होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। पल्स में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, तो जब वो किसी भी डिस्पर्सिव मीडियम में मूव करेगी तो अलग अलग वेवलेंथ के डिस्पर्सिव मीडियम में मूव करने के कारण हर एक वेव की वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर एक पार्ट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, इसीलिए शेप ऑफ द पल्स विल बी डिस्टॉर्टेड। तो पल्स ऑफ द शेप इसलिए डिस्टॉर्ट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उसके कारण वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी और वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों का डिफरेंट होने के कारण वो डिस्पर्सिव होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। अब इसमें आगे के दो क्वेश्चंस बेस्ड हैं अपॉन द डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है, पर साउंड और लाइट के केस में डॉपलर इफेक्ट के बेसिक्स जान लेना बहुत जरूरी है। यहां पे व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट है क्या? इट इज द apparent change in the frequency of source observed by observer। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है बाय द ऑब्जर्वर उसमें एक apparent change होता है if there is a relative motion between source and observer। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच एक रिलेटिव मोशन है तो उस केस में ऑब्जर्वर जो भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा उसमें उसे चेंज महसूस होगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप रेलवे गेट के बगल में खड़े हैं और एक विसलिंग ट्रेन आपके सामने आ रही है, गेट की तरफ आ रही है और आपको क्रॉस करके जा रही है, तो जब विसलिंग ट्रेन दैट इज द सोर्स अप्रोचेस यू तो उसकी साउंड डिफरेंट होती है, और जब वह आपको क्रॉस करके आगे बढ़ जा रही है तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। तो सोर्स एंड यू ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट चेंज। या यूं कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स ट्रेन थी, ऑब्जर्वर आप थे, ट्रेन पहले आपकी तरफ आ रही थी, उसके बाद ट्रेन आपको क्रॉस करके आगे चली गई। तो दोनों ही केस में जब ट्रेन आपके तरफ आ रही है तो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आप महसूस करेंगे, वॉइस में चेंज महसूस करेंगे, और जब ट्रेन आपको क्रॉस करके आगे चली जाएगी तो भी आप वॉइस और फ्रीक्वेंसी में चेंज महसूस करेंगे। सो बेसिकली apparent change in frequency observed by observer when there is a relative motion between source that is the train and you that is the observer। तो यहां पे डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड के लिए एक मास्टर फॉर्मूला है जिसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दैट इज n डैश इज इक्वल टू n v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस vs। साउंड के केस में, ये साउंड के केस में n डैश इज द apparent frequency observed by observer and actual frequency, v velocity of sound, v naught is the velocity of observer, रुका हुआ है तो जीरो होगी, चल रहा है तो चेंज हो जाएगी, एंड vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। पर यहां पे एक जरूरी चीज ये है कि द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड के डायरेक्शन में vo और vs है, जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रहा है, तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा। एंड लाइट के केस में डॉपलर इफेक्ट में वेवलेंथ का रोल होता है, वहां पे डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू v बाई c, वेयर डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ एंड लैम्डा इज द एक्चुअल वेवलेंथ, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो साउंड के केस में ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की ही वेलोसिटी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि लाइट के केस में, ये लाइट का केस है, लाइट के केस में केवल और केवल इस बात पे डिपेंडेंसी रहती है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो v इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1। जैसे आज के डेट में हमने किसी सेलेस्टियल बॉडी की वेवलेंथ मेजर की, वो है लैम्डा 1, कुछ टाइम के बाद उसकी वेवलेंथ मेजर की, वो है लैम्डा 2। तो डिफरेंस इन वेवलेंथ हमें मिल गया, c पता है तो v को हम लोग पता कर सकते हैं। यहां पे एक बात का और ध्यान दीजिएगा, रेड शिफ्ट एंड वायलेट शिफ्ट। अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कि खुद लाइट एमिट कर रही है, स्टार्स हैं,
तो उस केस में अगर वो स्टार हमसे हमारी अर्थ से दूर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ रेंज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड कलर। रेड कलर की उसकी शिफ्टिंग होगी, मतलब फाइनल वेवलेंथ विल बी मोर देन दैट द इनिशियल वेवलेंथ। जबकि अगर कोई स्टार हमारे तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसकी शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स द वायलेट कलर, और वायलेट कलर का मतलब होगा कि उसकी वेवलेंथ पहले से कम होगी। तो ये एलिमेंट्री सी चीजें हैं जिसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। यह वेव्स एंड ऑक्सीडेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। कुछ और न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद लगाएंगे और प्रॉपर स्टडी करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।